गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे यानी सेंट्रल डोग्मा। अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यूकैरियोटिक में मोस्टली यूकैरियोटिक में दे रखा है। तो यूकैरियोटिक में अपन ने ट्रांसक्रिप्शन की बात कर ली थी। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड यूनिट का टॉपिक रहा है सेंट्रल डोग्मा। कौन सा टॉपिक है? सेंट्रल डोग्मा। देखो सेंट्रल डोग्मा होता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? केंद्रीय सिद्धांत। अब केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? एक क्रिक नामक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, गिवन बाय क्रिक। एक क्रिक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया जो डीएनए का जो पदार्थ होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है। जो डीएनए का पदार्थ होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है और उसका ही नाम क्या रखा? सेंट्रल डोग्मा यानी केंद्रीय सिद्धांत। यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूनि डायरेक्शन में चलता है, एक दिशा में चलता है। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। केंद्रीय सिद्धांत एक लीनियर फॉर्म में यानी यूनि डायरेक्शन में चलता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ग्रीक नामक वैज्ञानिक ने बताया जो डीएनए होता है और डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। यानी डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। उसके बाद डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाती है? ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो एमआरएनए है इनसे दोबारा डीएनए का निर्माण होता है। यानी एमआरएनए दोबारा से डीएनए का निर्माण करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस। रिवर्स का क्या होता है? दोबारा से, यानी आगे चलकर पीछे की तरफ आ रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स। और कौन सी प्रोसेस हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन। तो कौन सी एंजाइम आ जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। यानी अपन कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस। तो ये सीक्वेंस होता है यहाँ से लेके, और जो ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस क्या चलता है? यूनि डायरेक्शन में चलता है। किस में चलता है? यूनि डायरेक्शन में चलता है। यानी कह सकते हैं एक दिशीय रेखा में चलता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा? सेंट्रल डोग्मा। इसका नाम क्या रखा? सेंट्रल डोग्मा। यानी सेंट्रल का अर्थ क्या होता है? केंद्र से बाहर की तरफ, यानी केंद्र से बाहर की तरफ। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? केंद्र में होता है और कहाँ जा रहा है? परिधि की तरफ। यानी केंद्रीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जो अपन का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ एक सीक्वेंस में जाता है। सेंटर से बाहर की तरफ एक सीक्वेंस में जाता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा? सेंट्रल डोग्मा। कौन से वैज्ञानिक ने रखा? क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सेंटर में यानी केंद्र से परिधि की ओर एक यूनि डायरेक्शन में समझाया, और यूनि डायरेक्शन में समझाने के पश्चात उस सिद्धांत का नाम क्या रखा? सेंट्रल डोग्मा। यानी अपन कह सकते हैं डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। जिन प्राणियों का
जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसमें क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है, और रेप्लिकेशन होता है तो जेनेटिक मटेरियल की क्या करती है, फोटोकॉपी अपन कह सकते हैं कि डीएनए में रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन की वजह से डीएनए की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन कहलाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं डीएनए से एमआरएनए बनना, ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अपन बात करते हैं एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। यानी अपन कह सकते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में चलती हैं। लेकिन जो सिलेबस में है मोस्टली दोनों में चलती हैं, लेकिन अपन बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन है ये यूकैरियोटिक में ही है आपके सिलेबस में, जबकि ट्रांसलेशन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में दे रखा है। और रेप्लिकेशन की अपन बात करते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में दे रखा है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं तो इस प्रोसेस को, यानी ये प्रोसेस एक सीक्वेंस में चलती है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं यूनिडायरेक्शन यानी एक दिशीय। और इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा, सेंट्रल डोग्मा। यानी अपन कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक लीनियर फॉर्म में चलता है, उस लीनियर फॉर्म को बोलते हैं अपन यूनिडायरेक्शन में। उसके बाद इस सेंट्रल डोग्मा को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक नियम दिए, और नियम देने के पश्चात इस जेनेटिक मटेरियल को किसी ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रिवर्स होता है, किसी ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, और किसी ने बताया, कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूनिडायरेक्शन में चलता है। जैसे अपन बात करते हैं यूनिडायरेक्शन की, तो सेंट्रल डोग्मा को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत रखे थे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा को समझाने के लिए सबसे पहले ये मत किसका था, यूनिडायरेक्शन का। यानी सबसे पहले यूनिडायरेक्शन का मेथड किसने दिया था, क्रिक ने। यानी क्रिक, टमिन, बल्टीमोर ने और बेरी ने, तीन वैज्ञानिकों ने इस सेंट्रल डोग्मा को, सिद्धांत को समझाया। तीनों ने समझाया, उसके पश्चात सबसे मोस्ट होता है क्रिक का। तो सबसे पहले सिद्धांत कौन सा है, सबसे पहले सिद्धांत है यूनिडायरेक्शन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, यूनिडायरेक्शन का सिद्धांत। यूनिडायरेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, क्रिक ने दिया। अब क्रिक क्या कहता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन, और जैसे ही डीएनए एमआरएनए में चेंज होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और जैसे एमआरएनए दोबारा से पीछे की तरफ आता है और डीएनए का निर्माण करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और ये प्रोसेस है केंद्र से लेकर बाहर की तरफ, यानी सेंटर में होता है जेनेटिक मटेरियल और वहाँ से लेकर बाहर की तरफ एक यूनिडायरेक्शन में चलती है। इसलिए क्रिक ने इस सिद्धांत को क्या नाम दिया, यूनिडायरेक्शन का नाम दिया। इस सिद्धांत का नाम क्या दिया क्रिक ने, यूनिडायरेक्शन का नाम दिया। उसके बाद सेकंड सिद्धांत की बात करते हैं अपन, सर्कुलर सिद्धांत की। सर्कुलर सिद्धांत है बेरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बेरी नामक वैज्ञानिक ने बताया जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में चलता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में चलता है, सर्कुलर फॉर्म में चलता है। सेकंड मत था सर्कुलर सिद्धांत। अब ये सर्कुलर सिद्धांत है किसने दिया था, गिवन बाय बेरी ने। किसने दिया था, बेरी ने। अब बेरी ने क्या बताया, जो जेनेटिक मटेरियल होता है
जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बेरी ने क्या कहा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में चलता है? सर्कुलर फॉर्म में चलता है। किस फॉर्म में चलता है? सर्कुलर फॉर्म में चलता है। जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में चलता है? सर्कुलर फॉर्म में चलता है। यानी अपन कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल था यूनी डायरेक्शन में चल रहा था, उसको अपन को क्या करना है? सर्कुलर में बनाना है, यानी गोलाकार में बनाना है। जैसे सबसे पहले अपन ने बात की थी डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और फिर प्रोटीन से दोबारा से किसका निर्माण? तो ये क्या है? एक सर्कुलर फॉर्म है। लेकिन ये सिद्धांत इतना मोस्ट नहीं है, क्योंकि लास्ट में देखो प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन से डीएनए का निर्माण नहीं होता है। तो ये सिद्धांत क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर फॉर्म में तो चलता है, लेकिन जो लास्ट वाला प्रोडक्ट होता है उनसे फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रोटीन से डीएनए नहीं बनता है, जबकि डीएनए से डीएनए बनता है। और फिर एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किसका निर्माण करता है? डीएनए का। तो कहने का मतलब एमआरएनए से डीएनए बन सकता है और डीएनए डीएनए से बन सकता है, लेकिन डीएनए प्रोटीन से नहीं बन सकता है। इसलिए यह सर्कुलर सिद्धांत है। इसके मत में साइंटिस्ट ने यह कहा, क्रिक नामक ने, कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? लीनियर फॉर्म में ही चलता है। थर्ड सिद्धांत है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में टमिन एंड बल्टीमोर ने बताया। ये सिद्धांत किसने दिया था? गिवन बाय टमिन एंड बल्टीमोर ने बताया। टमिन एंड बल्टीमोर ने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उस डीएनए में एमआरएनए होता है, यानी डीएनए से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। लेकिन ये एमआरएनए है। इस सिद्धांत ने क्या कहा? टमिन एंड बल्टीमोर ने इस सिद्धांत के अनुसार जो डीएनए होता है उससे किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। लेकिन एमआरएनए से दोबारा से किसका निर्माण होता है? डीएनए का। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिवर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स कहलाती है। लेकिन तीनों सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल डोग्मा के लिए कौन सा सिद्धांत अधिक लागू हुआ है? फर्स्ट सिद्धांत। यानी अपन कह सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोस्टली यूनी डायरेक्शन में होता है। तो सबसे मोस्ट कौन सा है? यूनी डायरेक्शन वाला। यानी अपन कह सकते हैं जो अपन बात करते हैं कि सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस किस फॉर्म में चलती है, तो किस फॉर्म में आपको ध्यान में रखना है? यूनी डायरेक्शन में। फिर आपको साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग पूछे कि बेरी ने जो जेनेटिक मटेरियल है या सेंट्रल डोग्मा है उसको किस आधार पर समझाया? किस आधार पर समझाया? सर्कुलर फॉर्म के आधार पर। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी टमिन एंड बल्टीमोर ने जेनेटिक मटेरियल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर समझाया। लेकिन मोस्टली कौन सा है? यूनी डायरेक्शन का। साइंटिस्ट का नाम दे देता है और फिर पूछता है क्वेश्चन कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किसने दिया? क्रिक ने दिया। कौन से मेथड यानी अपनाए? इसमें जेनेटिक मटेरियल को शो करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया? तो कौन सा अपनाया? यूनी डायरेक्शन। उसके बाद बेरी का नाम आए तो कौन सा बताना है? सर्कुलर सिद्धांत। उसके बाद टमिन एंड बल्टीमोर का आता है तो कौन सा समझाना है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। इस प्रकार ये सेंट्रल डोग्मा का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। यानी सेंट्रल डोग्मा है उसको अपन जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, और उसको समझाने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, ये तीनों सिद्धांत हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं तीनों सिद्धांतों में से सबसे मोस्ट कौन सा है? यूनी डायरेक्शन। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
अगला टॉपिक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये सेंट्रल डोग्मा से संबंधित नहीं है, अलग से टॉपिक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है क्या, किसका निर्माण करता है और इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से एंजाइमों की आवश्यकता होती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अगला पॉइंट है, हेडिंग है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अपन बात करते हैं तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है मोस्टली रिट्रोवायरस में। किस में होती है, रिट्रोवायरस। और रिट्रोवायरस के एग्जाम्पल हैं जैसे एड्स है, कैंसर है। इनमें क्या होता है, रिट्रोवायरस पाया जाता है। यानी एड्स है, कैंसर है, इनमें क्या होता है, रिट्रोवायरस होता है। यानी अपन कह सकते हैं जो रिट्रोवायरस हैं उनकी जो क्लास होती है, रिट्रोवायरस की जो क्लास होती है उनके द्वारा एड्स और कैंसर होता है। और इनके रिट्रोवायरस हैं उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। और इस एंजाइम का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यानी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, सबसे पहले तो ये क्या होती है, डीएनए से एमआरएनए बनना। एमआरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, एमआरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है तो इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ये प्रोसेस हो रही है तो इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो अपन कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भाग लेता है। कौन सा एंजाइम भाग लेता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भाग लेता है। एंजाइम की बात करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें भाग लेता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ये एंजाइम है, एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है, रिट्रोवायरस में। रिट्रोवायरस है उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब जो रिट्रोवायरस है उस वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बढ़ाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिट्रोवायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं रिट्रोवायरस के द्वारा या रिट्रोवायरस की जो वेराइटी हैं या रिट्रोवायरस की जो फैमिली हैं, अदर फैमिली, उनके द्वारा कौन से रोग होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है, इस रिट्रोवायरस की वजह से ही होता है। और रिट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है। लेकिन यहाँ पर जो कैंसर होता है वो कौन से वायरस की वजह से होता है, रिट्रोवायरस में जो फैमिली वाले वायरस होते हैं उन वायरस की वजह से कैंसर रोग होता है। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की ये प्रोसेस किस में चलती है, रिट्रोवायरस में चलती है। अगर रिट्रोवायरस में ये प्रोसेस चल रही है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो कैंसर रोग उत्पन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम प्रेजेंट होता है।
और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए इस वायरस में ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अच्छी तरह हो जाती है और एक टाइम में ये क्या करता है, कैंसर यानी ये उत्पन्न देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे स्टेप में कि कौन कौन से स्टेप में क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है।